15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आज 78 सालों बाद भी एक सवाल है, क्या हम विचारों से आजाद हैं? और ये सवाल आज की हमारी सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी के सेंटर में है। फ्री थिंकर यानी विचारों से आजाद होने का मतलब है सवाल पूछने की आजादी, रीजन करने की आजादी और प्रोपेगेंडा और प्रेजुडिस से हटकर अपना अलग ओपिनियन रखने की आजादी। तो चलिए आज इस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में हम फ्री थिंकर्स हैं। जर्नलिज्म डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, ये सब जानते हैं, पर क्या हो जब ये फोर्थ पिलर ही टूटा हुआ हो। इंडिया में प्रेस फ्रीडम बहुत मुश्किल में है। जर्नलिस्ट्स के खिलाफ वायलेंस, मीडिया चैनल्स का कुछ अमीर लोगों के हाथों में होना और मीडिया पर पॉलिटिक्स का कंप्लीट इन्फ्लुएंस। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इंडिया का मीडिया अनऑफिशियल स्टेट ऑफ इमरजेंसी में है। Oh my God! रूलिंग पार्टी और देश के सबसे बड़े मीडिया मोगल्स के बीच में एक नेक्सस बन चुका है। जैसे सिर्फ एक अरबपति मुकेश अंबानी के पास 70 से ज्यादा मीडिया आउटलेट का कंट्रोल है। ये मीडिया आउटलेट्स करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं और उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी तरह 2022 में गौतम अडानी, जो एक और बहुत बड़े बिलियनियर हैं, उन्होंने एक और मुख्य चैनल एनडीटीवी को भी खरीद लिया, जिसने मीडिया मोनोपोली को और ज्यादा बढ़ा दिया। अंबानी और अडानी की रूलिंग पार्टी के साथ नजदीकियां किसी से छुपी हुई नहीं है। इसी भाईचारे ने द टर्म गोदी मीडिया को जन्म दिया। गोदी मीडिया यानी ऐसे न्यूज चैनल्स जो सरकार के लैपडॉग की तरह काम करते हैं। ये आउटलेट्स पॉपुलिज्म और प्रो गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा को मिक्स करके न्यूज दिखाते हैं। इस बात को सीमेंट करता है एक और फैक्ट कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक इलेक्ट होने के बाद एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और वो इंटरव्यूज भी सिर्फ उन्हीं जर्नलिस्ट को देते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को, जो उनके हिसाब से सवाल पूछते हैं, जो प्री अप्रूव्ड होते हैं। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? मोदी वर्सेस हु? मोदी वर्सेस हु? जिन भी रिपोर्टर्स ने कभी सरकार से मुश्किल सवाल पूछा है, उन्हें रूलिंग पार्टी की ट्रोल आर्मीज ने ऑनलाइन हैरेसमेंट और स्मीयर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा। इसी सब की वजह से इंडिया की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग 2023 में 180 कंट्रीज में से 161 पर चली गई, जो अब तक की हमारी सबसे खराब रैंकिंग थी। माइंड यू कि पाकिस्तान की रैंकिंग 2023 में भारत से बेहतर थी। 2024 में भी सिमिलर हाल था, भारत 159 रैंकिंग पर था। हालांकि 2025 में थोड़ा सा बेहतर होकर 151 रैंक पर आ गए हैं। तो भी ये कहना कि भारत में किसी भी तरह की पॉलिटिकल फ्रीडम है, ये कहना एक बहुत बड़ा मजाक होगा। पर ये डिक्लाइन जानबूझकर किया गया है। नेशनल हेरल्ड की इस रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने 2014 से 2018 के बीच में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए सिर्फ पब्लिसिटी पर, जो यूपीए सरकार द्वारा 10 साल में खर्च किए गए अमाउंट का भी 2 गुना था। न कि सिर्फ मीडिया बल्कि लॉज को भी वेपन की तरह यूज किया जाता है। कॉलोनियल एरा के सेडेशन और डिफेमेशन लॉज, एंटी टेरर एक्ट्स और नए नए रेगुलेशन, ये सब अथॉरिटीज को अनफ्रेंडली कवरेज या अनपॉपुलर ओपिनियंस को सेंसर या पनिश करने की पावर देते हैं। रिसेंटली 2023 का टेलीकॉम एक्ट और डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जैसे नए कानून पास हुए, जो क्रिटिक्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन साइलेंस करने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देते हैं। इसके साथ साथ रिसेंट ब्रॉडकास्ट बिल को पास करने की भी पूरी कोशिशें की गई, जो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को डिस्ट्रॉय करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। इन सब के पीछे का रिजल्ट, जो भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सवाल करता है उसमें एक तरह का डर बैठ जाता है, क्योंकि पास्ट में ऐसे जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया और कईयों को मार भी दिया गया, जिससे भारत रिपोर्टर्स के लिए एक काफी डेंजरस जगहों में से एक बन गया है। जब वो आवाजें जो सच को जनता के सामने पहुंचाती हैं, उन्हें चुप करा दिया जाता है, तो जनता तक सच कैसे पहुंचेगा और पब्लिक अपना सच्चा ओपिनियन कैसे बनाएगी, फ्री थिंकिंग कैसे करेगी। धर्म या रिलीजन इंडिया की आइडेंटिटी में बहुत डीप है, लेकिन लास्ट के 10 सालों में ये एक शार्प वेपन बन गया है, जो दिमागों को फिक्स आइडियोलॉजी में लॉक कर देता है। करंट रेजिम के अंडर हिंदू नेशनलिज्म के बढ़ने से एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है जहां पर मेजॉरिटी नैरेटिव पर सवाल उठाना बहुत रिस्की है। एक प्यू रिसर्च सर्वे में पता चला कि लगभग 2/3 हिंदू यानी 64% से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि हिंदू होना ट्रूली इंडियन होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 59% से ज्यादा हिंदू नेशनल आइडेंटिटी को हिंदी बोलने से जोड़ते हैं। रिलीजन या भाषा को देशभक्ति से जोड़ने का मतलब है कि अगर आप मेजॉरिटी रिलीजन में
नहीं हैं या आप कोई और लैंग्वेज प्रेफर करते हैं तो लोग आपको इतना इंडियन नहीं मानेंगे। फ्री थिंकिंग तब सफर करती है जब डिसेंट को लॉयल्टी पर अटैक माना जाता है, यानी सरकार या डोमिनेंट रिलीजियस आइडियोलॉजीज के खिलाफ बोलना एंटी नेशनल या ट्रेटर गद्दारी माना जाएगा और उन्हें पब्लिक शेमिंग या उससे भी खराब कंप्लीट सेंसरशिप का सामना करना पड़ेगा। कम्युनल पोलराइजेशन यानी हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिसका एक खौफनाक एग्जाम्पल है काऊ प्रोटेक्शन के नाम पर मॉब लिंचिंग। 2015 और 18 के बीच कम से कम 44 लोगों को, जिसमें से 36 मुस्लिम थे, को 12 स्टेट्स में काऊ विजिलेंटी मॉब्स ने मार डाला। ह्यूमन राइट्स वॉच ने नोटिस किया कि 2014 से 2018 तक इंडियन पॉलिटिशियंस द्वारा भड़काऊ कम्युनल लैंग्वेज का यूज 500% तक बढ़ गया, जिसमें से 90% रूलिंग पार्टी के नेता थे। ये टॉक्सिक सोच और टॉक्सिक स्पीच माइनॉरिटीज को देश का दुश्मन और गद्दार घोषित कर देती है, जो पब्लिक के दिमाग को नैरो माइंडेड और ब्रेन वॉश करने की एक जबरदस्त निंजा टेक्निक है। मीडिया और पॉप कल्चर भी इस रिलीजियस पॉपुलराइजेशन को और बढ़ा देते हैं। कई प्राइम टाइम टीवी डिबेट्स अब कम्युनल कीचड़ उछालने वाली लड़ाइयां बन गई हैं। ज्यादातर हिंदी न्यूज चैनल रिलीजियस टॉपिक्स को बहुत एयर टाइम देते हैं और कभी कभी ओपनली बाकी कम्युनिटीज के खिलाफ हेट भी फैलाते हैं। हिंदू मुसलमान के बिना उनका पानी उनके गले से नहीं उतरता, उनका खाना नहीं पचता। सोशल मीडिया भी ऐसे जहरीले कंटेंट से भरा हुआ है। वायरल व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स जो इस तरह के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फैलाने का काम करते हैं, लोगों में जहर बोने का काम करते हैं, या फिर प्रोपेगेंडा फिल्म्स जो एक तरह की आइडियोलॉजीज को ग्लोरीफाई करती हैं। एक बीबीसी स्टडी में पता चला कि हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा चीप मोबाइल डेटा के साथ मिलकर इंडिया में व्हाट्सएप पर फेक न्यूज का एक्सप्लोजन कर रहा है। बहुत से भारतीयों को लगता है कि ये उनकी पैट्रियोटिक ड्यूटी है, ये उनका देश के प्रति कर्तव्य है कि वो इस तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को और ज़्यादा फैलाने का काम करें, जो उनके इस तरह के नैरो माइंडेड ब्रेन वॉश्ड बिलीव्स को और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को सपोर्ट कर रहे हों। ऑफ कोर्स बिना किसी फैक्ट चेक के, मतलब लोग जांचने से पहले सीधे विश्वास कर लेते हैं अगर जो खबर उनकी सोच से मैच करे तो, और ऐसे ही वो इस ब्रेन वॉशिंग का शिकार हो जाते हैं। जब लोग इस तरह की अनवेरिफाइड अफवाह को आग देते हैं कि एक तरह की कम्युनिटी देश के लिए खतरा है, तो ना सिर्फ वो गलत जानकारी शेयर करते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स रियल वर्ल्ड वायलेंस, दंगे भी भड़का देते हैं। इंडिया इज फ्री बट इंडियंस आर नॉट फ्री फ्रॉम कास्ट। ये रियलिटी आज भी 2025 में भी जिंदा है। जरा सोचिए, आज के जमाने में भी मॉडर्नाइजेशन के बावजूद भी ज्यादातर इंडियंस इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट नहीं करते। 64% भारतीयों का कहना है कि अपनी कम्युनिटी की औरतों को दूसरी कास्ट में शादी करने से रोकना बहुत जरूरी है। छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों तक लोगों की कास्ट आइडेंटिटी उनके सोशल सर्कल और पॉलिटिकल चॉइसेस को डिटरमाइन करती है। लगभग 70% भारतीय कहते हैं कि उनके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो उन्हीं की कास्ट के हैं। बहुत सारे गांव में आज भी कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, वायलेंस होता है। अधिकतर लोग आज भी भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को नॉर्मल मानते हैं। वो कहते हैं ये तो हमेशा से चलता आया है और चलता रहेगा। फ्री थिंकिंग का मतलब यहाँ पर लोगों को उनकी मेरिट, कैरेक्टर और इंसानियत पर जज करना, ना कि उनकी कास्ट पर आज भी आजादी के 78 साल बाद भी आप दिल पर हाथ रखकर ये बताइए कि क्या आप सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, या सदियों पुरानी परंपरा से आज भी आपका दिमाग जकड़ा हुआ है। लैंग्वेज एक और फॉल्ट लाइन है। भारत में हजारों भाषाएं हैं, हजारों डायलेक्ट हैं, पर यही भाषाएं लोगों को लड़ाती भी हैं। नेशनल डिस्कोर्स में हिंदी को प्रमुखता देना नॉन हिंदी स्टेट्स में यही लोगों को, हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ उकसाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें हिंदी भी शामिल थी, को तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिला, जहां इसे उनकी द्रविडियन कल्चर पर हिंदी इम्पोजिशन समझा गया। हिंदी स्पीकिंग हार्टलैंड में यानी सेंट्रल इंडिया में लगभग आधे हिंदू वोटर स्ट्रांगली फील करते हैं कि हिंदी बोलना ट्रूली इंडियन होने के लिए जरूरी है, जबकि साउथ इंडिया में सिर्फ 5% लोग ऐसा फील करते हैं। नॉर्थ में लोग ये नहीं समझ पाते कि साउथ में लोग हिंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं, और साउथ के लोग ये नहीं समझ पाते कि नॉर्थ वालों के लिए हिंदी ही एकमात्र बोलचाल की भाषा है। यानी देश का हर साइड, हर तबका अपने अपने बबल में जी रहा है। वो दूसरे के पर्सपेक्टिव, दूसरे के विचारों के बारे में फ्री थिंकिंग नहीं करता। जैसे रिसेंटली मुंबई फॉर मराठीज जो नैरेटिव चला, वो सीधे सीधे नॉर्थ इंडियन माइग्रेट्स को टारगेट करता है। हमारे संविधान में यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक प्रोफाउंडिंग आइडिया था, लेकिन आज हम पूछ सकते हैं कि क्या हम एक दूसरे को
कॉम्पिटिटर्स की तरह देखते हैं। इमेजिन करो एक यंग स्टूडेंट स्कूल में क्यूरियोसिटी के साथ भरा हुआ है। उनको अपनी टेक्स्ट बुक से, पढ़ाई की किताबों से ही सच और इतिहास का पता चलता है। लेकिन क्या हो कि हमारी टेक्स्ट बुक ही सिलेक्टिव तरीके से लिखी गई हो। रिसेंटली एनसीईआरटी ने स्कूल करिकुलम में कुछ कंट्रोवर्शियल चेंजेस करे, कुछ कंटेंट को डिलीट किया, कुछ को ट्वीक किया और कुछ को ऐड किया, जिससे लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड मानते हैं। 7th ग्रेड की हिस्ट्री बुक से मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत पर चैप्टर्स हटा दिए गए। 2002 की गुजरात राइट्स के रेफरेंस और ये फैक्ट भी हटा दिए गए कि महात्मा गांधी के असैसिनेशंस के बाद आरएसएस को थोड़ी देर के लिए बैन किया गया था। ऐसे पैसेजेस भी जहां गांधी ने इंडिया को सिर्फ हिंदू ओनली नेशन बनाने के खिलाफ वार्निंग दी थी, उनको भी कट कर दिया गया। साइंस भी इसमें नहीं बचा। एक ऐसा मूव जिसने एजुकेटर्स को शॉक कर दिया। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन 2022-2023 में क्लास 10th की बायोलॉजी से हटा दिया गया। अब मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को एवोल्यूशन के बारे में कभी पता नहीं चलेगा, जो बायोलॉजी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से एक है, जब तक वो साइंस को 11th-12th में नहीं पढ़ते। लेकिन ये सभी चेंजेस एक क्लियर पैटर्न दिखाता है। टेक्स्ट बुक में स्टोरी टेलिंग मैटर करती है और ये हमारी कलेक्टिव मेमोरी को शेप करती है। अगर एक जनरेशन सिर्फ ये मान के बैठे कि हमारे इंडिया के पास्ट में सिर्फ हिंदू हीरोज से भरा था और माइनॉरिटीज का रोल कम था या नेगेटिव रोल था, तो उनका वर्ल्ड व्यू स्क्यूड हो जाएगा। वो उस नैरेटिव पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्हें शुरू से ही पूरी की पूरी पिक्चर नहीं दिखाई गई। यही फ्यूचर जनरेशन को फ्री थिंकर बनने से रोकता है। ट्रू एजुकेशन ये सिखाती है कि कैसे सोचना है, ना कि क्या सोचना है। लेकिन जब फंडामेंटल एजुकेशन ही हार्ड ट्रुथ को, सच्चाई को डिस्करेज करता है, छुपाता है, हमारी आगे आने वाली जनरेशन को सटली ये बताया जाता है कि इस चीज पर सवाल नहीं करने का, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। बिल्कुल देखिए सर, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। ये एक शीप मेंटेलिटी बनाए रखने का, एक नैरेटिव को बनाए रखने का एक साइलेंट तरीका है। डिजिटल एज में इंटरनेट हमारा कलेक्टिव माइंड स्पेस है, जहां हम आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। फ्री इंटरनेट फ्री थॉट प्रोसेस को एम्पावर कर सकता है, जबकि एक कंट्रोल्ड इंटरनेट उसे दबा सकता है। भारत ने इंटरनेट शटडाउन्स में वर्ल्ड लीडर होने का ड्यूबियस डिस्टिंक्शन हासिल किया। 2016 और 2023 के बीच में इंडिया में 771 इंटरनेट शटडाउन्स किए गए, किसी भी दूसरे देश से ज्यादा। इनफैक्ट बाकी सारी कंट्रीज को कंबाइन करने से भी ज्यादा। और गवर्नमेंट का रीजन हमेशा एक अनरेस्ट रोकने के लिए, प्रोटेस्ट या राइट के दौरान र्यूमर मॉन्गरिंग को रोकने के लिए, इवन एग्जाम में चीटिंग को रोकने के लिए होता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट एक ही होता है, कम्युनिकेशन रुक जाता है। जैसे 2019-20 के प्रोटेस्ट के दौरान और कश्मीर जैसे रीजन्स में और मोर रिसेंटली मणिपुर में इंटरनेट को दिनों तक नहीं बल्कि महीनों तक बंद कर दिया गया, जिससे ना सिर्फ फ्री एक्सप्रेशन बल्कि डेली लाइफ और लाइवलीहुड भी डिस्टर्ब हुए। इन ब्लैकआउट्स को वेपन ऑफ कंट्रोल कहा गया, जो डिसेंट को दबाने के लिए और मास मोबिलाइजेशन को रोकने के लिए यूज होता है। शटडाउन्स के अलावा सेंसरशिप भी बड़ा है। सोशल मीडिया, जिसे कभी एक फ्री थिंकिंग का मॉडल या फिर डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स कहा जाता था, अब वो टाइट वॉच में है। 2023 में गवर्नमेंट ने एजेंसीज और लोकल पुलिस को डायरेक्ट टेक डाउन ऑर्डर इश्यू करने की पावर दी, जिससे वो किसी भी अकाउंट को कभी भी हटा सकते थे। ये नए आईटी रूल्स और सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के अंतर्गत किया गया। किस तरह के पोस्ट्स को टारगेट किया गया? सिर्फ वायलेंस फैलाने वाले या रूमर्स फैलाने वाले पोस्ट को नहीं, जो कि अंडरस्टैंडेबल था, ऐसे पोस्ट को हटाना चाहिए था, बल्कि ऐसे पोस्ट को जो एक खास तरह के पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करते थे। मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको हम अपने वीडियोज में अक्सर कॉम्बैट करते रहते हैं। लेकिन इसका इलाज बीमारी से ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए। 2023 में एक अजीब सा फैक्ट चेकिंग यूनिट लागू किया गया। इस फैक्ट चेकिंग यूनिट के पास ये पावर था कि वो गवर्नमेंट के बारे में किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को फेक या मिसलीडिंग लेबल कर सकता था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उसे हटाना जरूरी था, वरना पनिशमेंट का रिस्क था। इस मूव ने सेंसरशिप और आउटरीच पैदा किया और एक्सपर्ट्स ने इसे फंडामेंटल राइट्स पर एक अटैक बताया। तो एक तरफ हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, जहां फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा लोगों के जजमेंट को, फ्री थिंकिंग को हैम्पर कर रहा है, क्लाउड कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास सरकारी फिल्टर्स हैं, जो पब्लिक ऑर्डर के बहाने लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचने नहीं दे रहे, उसे रेस्ट्रिक्ट करके दे रहे हैं। ये दोनों ही फ्री थिंकिंग को हर्ट करते हैं। जब आप हर तरफ से गलत इंफॉर्मेशन से घिरे हो, तो आपकी सोच भी गलत दिशा में ही जाएगी, और उस पर जब आपको सही जानकारी से दूर रखा जाएगा, तो आपसे सोचने का मौका भी छीन लिया जाएगा। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन चाहिए,
जो सही बात पर डिबेट कर सके, डिस्कस कर सके, डिसेंट कर सके। तो इस सब से आम जनता कहां पर आती है? आज के दौर में बहुत सारे इंडियंस के लिए फ्लो के साथ बहना, यानी वही बिलीव करना जो उनकी कम्युनिटी बिलीव करती है, वही करना जो आपसे एक्सपेक्टेड है, और बहुत ज्यादा सवाल नहीं करना, ये इजियर और एक सेफर रास्ता है। सवाल पूछने से सोशल बैकलैश या उससे भी ज्यादा खराब सच्चाई का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी एक आम इंसान के लिए धारा से विपरीत व्यूज रखना, उसका सिर्फ एक ही कॉन्सिक्वेंस होता है, पब्लिकली अटैक होना या लीगल एक्शन फेस करना। 2016 में जेएनयू स्टूडेंट्स को कैंपस प्रोटेस्ट के लिए एंटी नेशनल कहा गया और ऑर्डिनरी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अरेस्ट कर लिया गया। इससे सोसाइटी को यह मैसेज मिला कि लाइन से बाहर मत निकलो, ज्यादा फैंटम मत बनो, और इससे एक तरह की सेल्फ सेंसरशिप और सेल्फ कंडीशनिंग फैल गई। अब लोग अपने एको चैम्बर्स में ही रहना पसंद करते हैं। एक हिंदू सिर्फ प्रो हिंदू न्यूज चैनल्स देखना पसंद करता है, या फिर ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो उसी तरह का कंटेंट बनाते हैं, उसी तरह की बातें करते हैं। सेम गोज फॉर मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस। ब्रेन वॉशिंग एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन जब सभी लोग इस तरह का बिलीफ रखते हैं जो एक फैक्चुअल रियलिटी या रैशनैलिटी के खिलाफ होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बिलीफ कि इंसान हमेशा से इंसान था, इंसान को बंदर से इंसान बनते हुए किसी ने नहीं देखा, तो तब सोचना पड़ता है कि क्रिटिकल थिंकिंग का लेवल क्या है। किसी भी व्यक्ति ने कहानी में मौखिक में लिख करके बताया कि वो जंगल में कहीं गया था, किसी शहर में गया था, उसने किसी बंदर को आज भी बनते हुए देखा हो, ये कहीं पर नहीं देखा गया। डार्विन ने इस प्रकार की जो थ्योरी दी है वो वैज्ञानिक रूप से भी गलत है, और इसलिए स्कूल और कॉलेजों के अंदर इसको बदल कर नहीं हुआ है। जब से धरती पर आदमी आया है, शुरू से ही आदमी है और आज भी रहेगा। सालों की पॉलिटिकल चार्ज मैसेजिंग ने कुछ लोगों को कन्विंस कर दिया कि गवर्नमेंट पर या मेजॉरिटी रिलीजन पर कोई भी बात करना, उसको क्रिटिक करना इंडिया को डिफेम करने के बराबर है, या फिर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। फिर भी उम्मीद बाकी है। सभी लोग स्पून फीडिंग आइडियाज से खुश नहीं हैं। ये फैक्ट कि हम इन इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इसका मतलब है कि कुछ फ्री थिंकिंग अभी भी जिंदा है। इंडिपेंडेंट मीडिया प्रेशर में होने के बावजूद अभी भी ब्रेव रिपोर्ट्स पब्लिश करता रहा है, और कोर्ट भी सच्चाई के साथ खड़ा रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगेंस्ट मॉब लिंचिंग। लेकिन इन छोटे छोटे स्पार्क्स को बड़ी फ्लेम में बदलना जरूरी है। तो क्या हम सच में फ्री थिंकर्स हैं? इस मोमेंट पर इतना नहीं जितना हम बिलीव करना चाहते हैं। भारत को फ्रीडम 1947 में मिल गई थी, लेकिन अभी भी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एक ऑन गोइंग स्ट्रगल है। पहला स्टेप है इन चेन्स को पहचानना। पता लगाओ कि आपके इमोशंस को कब कब यूज किया जाता है, ताकि आप सवाल ना पूछें, फैक्ट्स मांगो, डाइवर्स व्यू पॉइंट सर्च करो, अपने एको चैम्बर से बाहर निकलो और लोगों से बात करो। आज इंडिया में फ्री थिंकर होना देशभक्ति का पहला सबूत होना चाहिए। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देश के लिए इसलिए जान नहीं दी, वो इसलिए शहीद नहीं हुए कि हम एक तरह की गुलामी छोड़कर दूसरे तरह की गुलामी पकड़ लें। तो जब नेक्स्ट टाइम आप एक तरह का स्लोगन या एक तरह का क्लेम सुनो, तो जरा रुको और सोचो कि क्या ये मेरी सोच है या ये सोच मुझ तक पहुंचाई गई है। ट्रू इंडिपेंडेंस तब तक नहीं आएगी जब तक ये फ्री थिंकिंग आपकी आदत ना बन जाए। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय विज्ञान और जय संविधान। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड बी लॉजिकल।